हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, हम लोग आ चुके हैं आज अपनी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को। अब हम बात करेंगे मार्केट किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि वो कौन सा प्राइस होगा जिस प्राइस पर सेलर बेचने को रेडी हो और बायर खरीदने को रेडी हो, यानी कि जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? देखिए जरा, देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें समझनी चाहिए, डिमांड, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल होनी चाहिए किसके? सप्लाई के। बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिर्फ एक कंडीशन है, वो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वहां पर हमें मार्केट में मिल जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है? द मार्केट प्राइस या द प्राइस ऑफ गुड एट विच सेलर इज रेडी टू सेल एंड बायर इज रेडी टू बाय। जिस प्राइस पर सेलर सामान बेचने को रेडी है और बायर उस सामान को खरीदने के लिए तैयार है, वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। और एक गिवन प्राइस पर जितनी क्वांटिटी सेलर बेचना चाहता है, बायर उतनी ही क्वांटिटी खरीदना चाहता है, वह हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। कोई दिक्कत है भैया? बेटा, इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करें कि इक्विलिब्रियम मार्केट कैसे फाइंड होगा या कर्व के थ्रू, तो आप लोग सबसे पहली चीज जो बनाएंगे वो अपनी नॉर्मल कर्व जो होता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये हो गया। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? ये हो गई हमारी डिमांड, ये हो गई हमारी सप्लाई, यानी कि डिमांड सप्लाई। बेटा, जिस प्राइस पर, यानी कि यहां हमें पता है हम यहां प्राइस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, और यहां हम क्वांटिटी लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और मेरे बच्चे ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि ये वो पॉइंट है यहां इस प्राइस पर सेलर इतनी क्वांटिटी बेचने को रेडी है और बायर इसी प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीदने को रेडी है। ये हमारा था मार्केट इक्विलिब्रियम का कर्व। बेटा, एक बार इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा, आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा कि इक्विलिब्रियम फाइंड करके दिखाओ, वो कैसे मिलेगा? सबसे बेसिक 4 कंडीशन जो मोस्ट प्रोबेबली आती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है जिसे हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड में? इंक्रीज इन डिमांड। ये आपको एक कंडीशन मिल सकती है, ठीक है बच्चा। सेकंड कंडीशन क्या मिल सकती है? डिक्रीज इन डिमांड। थर्ड कंडीशन मिल सकती है इंक्रीज इन सप्लाई। और कंडीशन क्या हो सकती है लास्ट? डिक्रीज इन डिमांड। बेटा, यहां पर हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ किसी एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, यानी कि या तो डिमांड में चेंज आ रहा है या एक बार में सप्लाई में चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो अगर इनमें से किसी में भी चेंज आएगा तो इक्विलिब्रियम कहां पहुंच जाएगा? हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करते हैं कि पहले तो कर्व बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गया आपका 0, इधर लिखते हैं हम प्राइस और इधर लिखते हैं मेरे भाई क्वांटिटी। ये बात क्लियर है? जरा देखिए, डिमांड को बनाइए और सप्लाई को बनाइए। बेटा, हमने ये एक कर्व बनाया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। हमने ये एक कर्व बनाया, ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बेटा, ये जहां अभी कट कर रहे हैं तो ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा
इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना। अब आपसे वो कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड। मेरे बच्चे डिमांड बढ़ गई, यानी कि ये अभी डी कर्व था, ये अभी डी था, और अब डिमांड चली गई है सपोज D1 पे। कहां चली गई लाल? D1 पे। तो ऐसे में अब आपका इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है? देखिए जहां डिमांड और सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज की बात उसने नहीं करी। उसने क्या कहा? डिमांड और सप्लाई, सप्लाई वही है पर डिमांड डी से शिफ्ट होकर D1 पे आ गई। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहां पहुंचा? हमारा इक्विलिब्रियम आएगा E1 पे, हाँ या ना, क्योंकि अब नया पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है E1। तो बेटा अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस देखें जो हमारा नया वाला हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा P1, और यहां पर क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी Q1, हाँ या ना। अगर हम आपको एक नंबर फॉर्म में कहें तो ये 5 मान लो और ये 10 मान लो, ठीक है। तो नए इक्विलिब्रियम के अनुसार हमारी क्वांटिटी, इसको भी यहां 5 मान लो और उसको 10 मान लो। तो हमारे नए इक्विलिब्रियम, पहले 5 पे थी पर नए इक्विलिब्रियम के अनुसार हमारी क्वांटिटी 10 होनी चाहिए, हाँ या ना। होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, अभी हुई नहीं है। और प्राइस हमारा 5 की जगह 10 होना चाहिए, ये भी दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। तो बेटा अभी हुई नहीं, होनी चाहिए। तो अब हम ये फाइंड करें कि हम P से P1 को कैसे अचीव करें, या हम E से E1 के इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे। तो हम क्या करें? हम चेक करते हैं क्या कि हमारे करंट प्राइस पर नए डिमांड कर्व में क्वांटिटी कहां कट कर रही है। बेटा हमारे करंट प्राइस पर क्वांटिटी सपोज ए पे कट कर रही है। कहां कट कर रही है? ए। तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी अभी के रेट में? इस रेट पे अगर हम देखें जो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है वो आ रहा है Q2, यानी कि हम इसको मान लेते हैं 20, हाँ या ना। तो बेटा हमारी करंट सिचुएशन ये है, पर हमें इक्विलिब्रियम में यहां आना है, यहां आना है, हाँ या ना। हमें इस क्वांटिटी को अचीव करना है। तो अब हम कैसे करें? तो इसके पीछे का एक कारण हो सकता है क्या कि बेटा अगर हम डिमांड को ए से ऊपर की तरफ चढ़ाएं, यानी कि डिमांड जब ऊपर जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिमांड में, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, हाँ या ना। तो ये पॉइंट ई पे पहुंच जाएगा और सप्लाई को भी ऊपर जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो सप्लाई क्या होगी? एक्सपेंशन इन सप्लाई। और जब ये दोनों इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो हमारा नया इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। कर्व क्लियर है या नहीं? इससे आसान तरीके से कर्व कोई नहीं समझा सकता मेरे बच्चे। देखो सिंपल सी बात, पहले आप एक नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का कर्व बनाओ, आप अपना एक इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी को टिक करिए। उसके बाद आपसे कह रहा है डिमांड बढ़ गई, डिमांड को उठा के D1 पे शिफ्ट करो और देखो कि अब डिमांड वही है पर डिमांड नहीं है, पर सप्लाई कर्व मेरे लाल वही रहेगा। और जब सप्लाई कर्व वही है तो अब पॉइंट यहां कट कर रहा है, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम होगा। हुआ नहीं है बेटा, भविष्य में हो सकता है और उसे हमें अचीव करना पड़ेगा। तो अचीव करने के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारे ओल्ड प्राइस पर करंट डिमांड कहां रिलाय कर रही है। तो करंट डिमांड 20 यूनिट की चल रही है। बेटा अब ध्यान से समझिए, इक्विलिब्रियम 10 पे होना चाहिए पर यहां 20 चल रही है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? केस ऑफ एक्सेस डिमांड का केस बनेगा, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि देखो नए इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी कितनी है? 10, पर चल कहां रही है अभी? 20 पर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इट इज अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब आपसे पूछेगा चेन इफेक्ट, क्या पूछेगा बेटे? चेन इफेक्ट बताओ, तो क्या लिखोगे? तो आप कैसे नोट करेंगे देखिएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। बेटा डिमांड एक्सेस है, हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे? एस पर एक्सेस डिमांड, इट क्रिएट कंपटीशन अमंग बायर। बेटा यहां किसके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा? बायर के बीच में। मतलब समझ रहे हैं? एक तरीके से मान लो कोई ऐसा सामान है, एक राम जी लेने जा रहे हो, कह रहे हम 10 रुपए में लेंगे, श्याम जी कहते हैं हम 15 देंगे, राम जी कहते हैं हम 20 देंगे, यानी कि बायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो ऐसे में जब बायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, दिस लीड्स टू राइज इन प्राइस। बेटा इससे क्या होगा? प्राइस P से P1 यानी कि 5 से 10 पे शिफ्ट हो जाएगा एंड राइज
in price leads to contraction in demand and expansion in supply. Changes continue till new equilibrium at point E1 achieve। बेटा ये आपका चेन इफेक्ट होगा। इससे सिंपल और साधारण भाषा कुछ नहीं हो सकती चेन इफेक्ट याद करने की। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा आपको दिख रहा है एक्सेस डिमांड का केस है। एक्सेस डिमांड से क्या होगा कि डिमांड ज्यादा आ रही है, मतलब बायर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, और जब बायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा तो प्राइस राइज करेगा, और प्राइस राइज करेगा तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई काम करेंगे, और इसका इंपैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन सप्लाई, चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव। यानी कि हमारा ई से E1 का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। कोई दिक्कत है लाल? एक डिक्रीज इन डिमांड की, किसकी? डिक्रीज इन डिमांड की। तो बेटा फिर से आप वही करिए, क्या? एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, यहां 0, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, और अपना एक कर्व बना लीजिए। कैसा कर्व? बेटा कॉमन सा कर्व। कहां? जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रही हो, वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, देखिए ये P और ये Q, नंबर में देखें तो 5 और ये 10, ठीक है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब हमसे कह क्या रहा है भाई? ये कह रहा है डिक्रीज इन डिमांड। बेटा डिक्रीज इन डिमांड का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात हो रही है या नहीं हो रही है? तो डिमांड किधर शिफ्ट हो गई है? लेफ्टवर्ड, मतलब के कुछ यहां, ये D1 पे आ गई डिमांड पीछे की तरफ, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? पॉइंट E1 पे। तो अब इसके सामने वाला प्राइस होगा P1 और इसके सामने वाली क्वांटिटी होगी Q1, यानी कि इसको हम 8 मान लें और इसको हम 3 मान लें, हाँ या ना? तो बेटा ऐसे में क्या होगा? प्राइस भी गिरेगा और क्वांटिटी भी घटेगी। अब लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम क्या करेंगे? हम अपने पुराने प्राइस पर चेक करेंगे कि कहाँ चल रही है डिमांड। तो पुराने प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड चल रही है Q2 पर, यानी कि 2 पे, हाँ या ना? पर नए इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कहाँ? यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा देखिए अभी डिमांड कम है और हमें चाहिए ज्यादा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये केस है डेफिसिट सप्लाई का, यानी कि यहाँ सप्लाई कम है। हमें अभी हमारी करंट डिमांड जो 2 यूनिट की चल रही है, पर हमें मार्केट को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो डिमांड करनी पड़ेगी 3 यूनिट की, हाँ या ना? तो बेटा हम यहां कह सकते हैं कि डिमांड कम चल रही है, यानी कि ये केस है डेफिसिट डिमांड का। और बेटा डेफिसिट डिमांड कह लो या एक्सेस सप्लाई कह लो। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखो डिमांड कम है। डिमांड कब कब होती है? जब मार्केट में वह माल बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए, तभी तो लोग उससे कटने लगते हैं, हाँ या ना? तो आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये केस है एक्सेस सप्लाई का, हाँ मेरे बच्चे। और जब एक्सेस सप्लाई का केस है और प्राइस घटेगा, तो देखिए जब प्राइस गिरेगा तो सप्लाई घटेगी और क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा और डिमांड में एक्सपेंशन होगा, और चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव। अब इसके भी चेन इफेक्ट देख लो मेरे लाल, क्या होंगे? ये सीक्वेंस लिख के जरूर आना बेटा, क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूं आपको बार बार। क्या? सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे? इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। बेटा जब एक्सेस सप्लाई का केस होगा, तो जैसे एक्सेस डिमांड में बायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट हुआ था, एक्सेस सप्लाई में सप्लायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, मतलब इट क्रिएट कंपटीशन अमंग सप्लायर। और जब बेटा सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, तो सप्लायर क्या करेंगे? एक कट थ्रोट कंपटीशन क्रिएट कर देंगे एक दूसरे के लिए, हाँ या ना? और जब सप्लायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, तो इससे क्या होगा? ड्यू टू विच प्राइस
fall because of cut throat competition। जब बेटा कट थ्रोट कंपटीशन होगा तो वो प्राइस गिराएंगे, और जब प्राइस गिरेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, दिख रहा होगा आपको एरो से, हाँ या ना, एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। चेंजेस कंटिन्यू till new equilibrium is achieved at point E1। कोई दिक्कत है लाल? एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई को। किसको मेरे लाल? इंक्रीज इन सप्लाई को। देखिएगा जरा ध्यान से, हम फिर से वही एक नॉर्मल सा अपना कर्व बनाएंगे डिमांड सप्लाई का। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, और यहाँ कहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम लाए हो रहा है। ये ई है, इसको 10, इसको 5, ठीक है, ये क्यू। अब हम क्या करें, हमसे कह रहा है सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। तो बेटा इंक्रीज इन सप्लाई का कर्व याद है, ये राइट वर्ड शिफ्टिंग बताई थी या नहीं बताई थी आपको मैंने? जब भी सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो इधर आएगी, है या नहीं? तो अब देखिए, अब हम देखें अगर, तो अभी तक हमारा इक्विलिब्रियम ई पे था। कहां था? ई पे। पर अब सप्लाई और डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम E1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा? तो अब हमारी क्वांटिटी Q1 हो जाएगी और प्राइस P1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इक्विलिब्रियम के अनुसार क्वांटिटी यहां होनी चाहिए और प्राइस यहां होना चाहिए, नए इक्विलिब्रियम पर। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पुराने प्राइस पर सप्लाई कहां चल रही है। तो बेटा जरा इसको एक्सटेंड कर लो, तो मान लो ये बी पे चल रही है, यानी कि ये Q2 पे चल रही है। तो लाल मेरे ये यहां चल रही है पर होनी यहां चाहिए। सप्लाई देखिए, सप्लाई Q पे चल रही है अभी, पर होनी कहां? Q1 पे चाहिए। यानी कि हमें अभी सप्लाई चाहिए 10, पर मार्केट में सप्लाई है 20। तो हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। और बेटा जब सप्लाई फिर से एक्सेस होगी तो यहां फिर क्रिएट होगा कंपटीशन, किसके बीच में? सेलर के बीच में। किसके बीच में? सेलर के बीच में। और जब सेलर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा तो प्राइस गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां कट थ्रोट कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप सब्जी मंडी जाके देखते हैं, कहता उठाओ आलू 10 रुपए किलो, कहता उठाओ आलू 8 रुपए किलो, एक दूसरे के प्राइस वॉर में क्रिएट हो जाते हैं, हाँ या ना? तो इससे क्या होगा? प्राइस फॉल होगा, यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। और फॉल इन प्राइस से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन डिमांड, चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं कैसे। देखिए सप्लाई बी से, इधर समझो मेरे बच्चे, सप्लाई बी से E1 पे आएगी और डिमांड E से E1 पे आएगी। और आपको पता है सप्लाई नीचे की तरफ मूव हो तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और डिमांड नीचे की तरफ मूव हो तो उसे एक्सपेंशन कहते हैं। और चेंजेस कंटिन्यू रहेंगे जब तक नया इक्विलिब्रियम E1 पे फॉर्म नहीं हो जाता, यानी कि ये सेम इफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है ये बात मेरे बच्चे? सेम चेन इफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? एक चीज समझ लीजिएगा, क्या कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड में सेम चेन इफेक्ट काम करेगा। क्लियर है? और ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई में बच्चे सेम चेन इफेक्ट काम करेगा, सेम रहेगा चेन इफेक्ट। यानी कि जो हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड में लिखा है वही डिक्रीज इन सप्लाई में करते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई की। देखिए फिर से हम एक नॉर्मल सा वही अपना कर्व बनाएंगे, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, और जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है पॉइंट E, यानी कि ये P है और ये Q है। प्राइस इसको 10 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को।
अब हमसे कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, तो भैया सप्लाई किधर से डिक्रीज होगी, ये S1 पे आ गई या नहीं आ गई। तो इक्विलिब्रियम अभी E था और अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, E1 पे मेरे बच्चे। तो हम इसको कैसे होगा, तो यानी कि नए इक्विलिब्रियम में देखें तो हमारा प्राइस कहाँ चला जाएगा, P1 पे, और हमारी क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, Q1 पे, यानी कि इसको हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्वांटिटी 5 थी पर अब नए इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी 3 होनी चाहिए लाल, लेकिन अभी होगी नहीं। हम फिर से क्या करेंगे बच्चे मेरे, हम अपने पुराने प्राइस पर चेक करेंगे कि नए में सप्लाई कहाँ, तो सप्लाई आ रही है Q2 पे। मान लीजिए इसको देता हूं मैं 1 और इसको देता हूं मैं 3। ठीक है, यानी कि लाल मेरे हमारी सप्लाई अभी चल रही है 1 पे, पर नए इक्विलिब्रियम के अनुसार कहाँ होनी चाहिए, 3 यूनिट पे होनी चाहिए या नहीं। तो हम कैसे इसको अचीव करेंगे, तो इसको अचीव करने का हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, कि यहां से डिमांड ऊपर चढ़ जाए और सप्लाई भी ऊपर चढ़ जाए। तो मतलब जब डिमांड ऊपर जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और एक्सपेंशन होगा किसमें, सप्लाई में बच्चे, किसमें, सप्लाई में। एक्सपेंशन इन सप्लाई, चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव। और आप देख सकते हैं क्या कि सप्लाई चल रही है 1, होनी चाहिए कितनी, 3, तो यानी कि ये डेफिसिट सप्लाई, या आप कह सकते हैं सप्लाई कम है यानी कि डिमांड ज्यादा है। तो ये केस काहे का बनेगा, एक्सेस डिमांड का, हाँ या ना। और फिर से वही बात, जब हम चेन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जो आपने इंक्रीज इन डिमांड में लिखे थे सबसे पहले, क्या, इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। और बेटा एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होगा, इट क्रिएट कंपटीशन अमंग बायर। बायर के बीच में कंपटीशन क्रिएट होने से क्या होगा, राइज होगा प्राइस, प्राइस विल राइज, हाँ या ना। और जब प्राइस राइज होगा तो इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई, चेंजेस कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1 विल अचीव। नोट कर लो मेरे लाल, यहां पर हमारे सारे ही चेन इफेक्ट खत्म होते हैं। यहां पर अभी सिर्फ एक बार में एक में चेंज था, यानी कि एक कभी डिमांड में चेंज था, कभी सप्लाई में चेंज था, कभी डिमांड घट रही थी, कभी सप्लाई बढ़ रही थी, और कभी डिमांड बढ़ रही थी तो सप्लाई घट रही थी। अब हम लोग तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जब साइमल्टेनियसली चेंज आ जाए डिमांड और सप्लाई, मतलब कि डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज आए। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा तो सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा था या सप्लाई में, पर अब डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज आए, तब आप उस केस में क्या कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन का कर्व बनाते हैं। आप एक नॉर्मल सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। यहां पॉइंट 0, इधर हम लिखते हैं प्राइस और इधर हमारा रहेगा बच्चे क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग इक्विलिब्रियम को कर्व को निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है आपको पता ही है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर जाए वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये P और ये Q। अब बच्चा एक बात समझिए, आपसे कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जितने से डिमांड बढ़ रही है, जितने से डिमांड बढ़ रही है उसी सेम प्रोपोर्शन में सप्लाई भी बढ़ रही है। तो आपका इक्विलिब्रियम अभी E था, पर अब आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, E1। तो आप देखें तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। आप इसको क्या बोलोगे, आप इस केस में कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। बस आपको यही बताना है कि इक्विलिब्रियम में ऐसा क्या होगा, और इक्विलिब्रियम सेम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब जब दोनों डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी तो प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज
कर जाएगी। क्लियर है बेटा। सेकंड अगर कर्व की बात करें, इसमें हमसे क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई इज लेस देन इंक्रीज इन डिमांड। तो देखिए जरा आप इसका भी एक कर्व बनाइए, नॉर्मल सा छोटा सा, पी वाई एक्सेस, इधर आप लिखेंगे प्राइस, इधर आप लिखेंगे क्वांटिटी, इधर आएगा 0। बेटा ये आपका सप्लाई हुआ, ये आपका डिमांड हुआ, ये आपका प्राइस हुआ और ये आपका क्वांटिटी हुआ और ये आपका इक्विलिब्रियम। हाँ या ना। तो हमारा एक बेसिक कर्व हमारे पास रेडी है मार्केट इक्विलिब्रियम का, पर हमसे वो कह रहा है कि इंक्रीज इन सप्लाई इज लेस देन, यानी कि डिमांड ज्यादा से बढ़ी है, डिमांड D1 पे बढ़ी है और ऑन द अदर हैंड सप्लाई डिमांड से कम बढ़ी है, यानी कि सप्लाई का जो गैप है वो बच्चे कम रहेगा S1। तो आप देखें तो नया इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, E1 पे। तो ऐसे में प्राइस भी राइज कर रहा है और क्वांटिटी भी राइज कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ विल राइज। कोई दिक्कत है बेटा। और आप ये कर्व बना देंगे, इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा यहां पर मेन इस गैप को समझना जरूरी। जब इक्वल है तो देखो हमने दोनों तरफ सप्लाई के गैप की बात करें और डिमांड के गैप की बात करें, दोनों मैंने सेम रखा, पर यहां डिमांड में अगर आप देखेंगे तो ये यहां से यहां तक का गैप है, लेकिन अगर आप सप्लाई में देखेंगे तो ये सिर्फ इतना सा गैप है। क्लियर है, क्योंकि वो लेस है और वो ज्यादा है। एक बार बेटा इन दो कर्व को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम लोग थर्ड केस का कर्व देखें तो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि जो पहले किया था अब की बार उसका उल्टा हो रहा है। इधर हमारा प्राइस रहेगा, इधर हमारी क्वांटिटी रहेगी। बेटा ये हमारी सप्लाई आई, ये हमारी डिमांड है। अब देखो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, यानी कि डिमांड में गैप ज्यादा है पर इंक्रीज इन सप्लाई उससे कम है, तो सप्लाई में जो गैप है लल्ला वो कम है, D1। हाँ या ना। तो मेरा पहला इक्विलिब्रियम E था, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, पर अब मेरा इक्विलिब्रियम नया वाला नए कर्व में दोनों में कहां आ रहा है, E1 पे। तो ऐसे में प्राइस रिड्यूस होगा, प्राइस फॉल होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइस। हाँ या ना। क्लियर है बच्चा। जरा फोर्थ केस देखिए क्या कह रहा है। ये फोर्थ केस में बच्चे ये आपसे कहना चाह रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। अब की बार दोनों ही चीजों में गिरावट का दौर चल रहा है, यानी कि सप्लाई भी गिर रही है और डिमांड भी गिर रही है मेरे बच्चे। हाँ या ना। तो ये हमारा सप्लाई रहा, ये हमारी डिमांड रही, यहां पर हमारा अभी कहीं इक्विलिब्रियम लाई कर रहा होगा। क्लियर है। और यहां कहीं हमारी क्वांटिटी होगी। पर जब हम अपनी कंडीशन को देखेंगे, अगर आपको डिमांड और सप्लाई की शिफ्ट के कर्व क्लियर हैं और नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। डिमांड की वीडियो और सप्लाई की वीडियो दोनों ही हमने सेपरेट बनाई हुई हैं, आप प्लीज एक बार उनको जाके देख लीजिए, तो आपको शिफ्ट और मूवमेंट क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहां, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड को डिक्रीज कर दिया हमने D1 पे, इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के, यानी कि सप्लाई भी सेम पॉइंट पे गिर रही है। तो देखिए इक्विलिब्रियम पहले E था, ये E पे था, अब कहां आ जाएगा E1 पे। तो क्या होगा, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर मेरे बच्चे क्वांटिटी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम बट equilibrium quantity will reduce to point Q to Q1। इस फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे लाल, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सेम यही अपना जो नॉर्मल फंडा लगा रहा है ना, कि पहले तो मार्केट का इक्विलिब्रियम बना दीजिए। कहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, सप्लाई डिमांड, और यहाँ ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का आ जाएगा भैया, और यहाँ ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब को अगर आप समझना चाहें तो आपसे कह रहा है कि सप्लाई
कम गैप से गिर रही है लेकिन डिमांड ज्यादा गैप से गिर रही है लाल। देखिए डिमांड में गैप ज्यादा रखा D1 और सप्लाई में गैप हमने कितना रखा, कम रखा S1। तो अब की बार नया इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है भैया, पॉइंट E पर। तो यहां पर प्राइस भी फॉल होगा और क्वांटिटी भी फॉल होगी। तो आप क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस टू P1 फ्रॉम P and equilibrium quantity also reduce to point Q1 from Q। क्लियर है बच्चा। अच्छा, फिफ्थ के बाद अगर हम बात करें 6 पॉइंट जो हमसे कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। अब एक बढ़ रही है एक घट रही है, लेकिन दोनों में जो अनुपात है, जो रेशियो है, जो डिफरेंस है, वो सेम है मेरे लाल। देखो फिर से आप क्या करो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एस डी प्राइस क्वांटिटी। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई D1 पे, इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के। मतलब समझिए इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा ये सेम E से E1 पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इक्विलिब्रियम, है या नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस भी ऊपर शिफ्ट होगा और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहां क्या लिख के आएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज and no change in equilibrium quantity। मेरे बेटे क्लियर है। इन दोनों कर्व को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरी कर्व को डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। अभी डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई घट रही थी, पर अब डिमांड घट रही है और सप्लाई बढ़ रही है। बेटा ये सप्लाई है, ये डिमांड है, हाँ या ना। ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड को हमने गिरा दिया D1 पे। अभी हमारा इक्विलिब्रियम ये है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब हमसे कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज कर रही है सेम गैप से, हाँ या ना। तो बेटा जब सेम गैप से सप्लाई इंक्रीज करेगी तो ये S1 पे आ जाएगा कहीं। तो बेटा हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा हमको, E1 पे, हाँ या ना। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो हाँ, ठीक। ये क्लियर है। अब हमारा नया प्राइस क्या हो जाएगा, P1, और नई क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिड्यूस टू P1 फ्रॉम पॉइंट P and equilibrium quantity remain same। बेटा इसी के साथ हमारे साइमल्टेनियस चेंज जो हमारे डिमांड और सप्लाई में आ सकते थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया। बेटा एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, क्या कि जब मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस जो है वो ऐसी कंडीशन में आ जाए जो हमारे नॉर्मल लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, या हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उस केस में। तो उस केस में बेटा सीधा सीधा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और प्राइस के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी। तो उस चीजों को दो भागों में समझाया गया। क्या, पहला पॉइंट है हमारा प्राइस सीलिंग और दूसरा पॉइंट है हमारा प्राइस फ्लोरिंग। आगे डिस्कस करते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग को। ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं। देखिए प्राइस सीलिंग को हम एक सिंपल भाषा में कहें तो ये कहती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम प्राइस। मतलब कि कोई भी सेलर मैक्सिमम प्राइस किसी चीज का कितना चार्ज कर सकता है। तो प्राइस सीलिंग में हम क्या कह सकते हैं, इन प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, सो गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम।
यानी कि बेटा मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं सॉल्ट, और आप ले सकते हैं वीट, फ्यूल एटसेट्रा। ये चीजें हैं कुछ जैसे। अब बेटा ये वो चीजें हैं जो हमारी डेली मर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। अगर इनका प्राइस आसमान छूने लगे, मतलब अलग लेवल पे बढ़ रहा, मान लो आटा आपको 500 रुपए प्रति किलो मिलने लगे मार्केट में, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे में क्या होगा? ये तो बहुत बेसिक नीड है, इसके बिना सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और प्राइस को बिलो इक्विलिब्रियम फिक्स कर देगी कि कोई भी सेलर इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। अच्छा, प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है बेटा? प्राइस फ्लोरिंग में मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी लागत ज्यादा आ रही है और मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस उन्हें बहुत लो पे कह रहा है। जैसे मान लो एक किसान को 1 किलो आलू उगाने में लागत लग रही है 12 रुपए की, पर मार्केट इक्विलिब्रियम कह रहा है कि भाई इतनी ज्यादा सप्लाई है मार्केट में और डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि वहां का इक्विलिब्रियम प्राइस सिर्फ 6 रुपए प्रति किलो निकल रहा है। तो ऐसे में किसान जो अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर नहीं कर पाएगा भाई, जितनी उसने मेहनत करी, जितना लगाया। हाँ या ना? तो उसके खिलाफ ये क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन का काम करेगा बच्चे। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और प्राइस को इक्विलिब्रियम से अबव फिक्स कर देगी। कहां फिक्स कर देगी? इक्विलिब्रियम से अबव। वो कहलाएगा प्राइस फ्लोरिंग, यानी कि प्राइस फ्लोर पे था और उसको ऊपर उठा दिया, और सीलिंग में प्राइस ऊपर था उसको नीचे गिरा दिया। इसमें हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सपोर्ट प्राइस ऑफ मिनिमम प्राइस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कर सकते हैं? इन प्राइस फ्लोरिंग गवर्नमेंट इंटरफेयर in the price of market and set the equilibrium price above equilibrium। अभी आप इन दोनों चीजों को कर्व से और आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा जरा, जब हम प्राइस फ्लोरिंग की बात करते हैं, देखो बेटा ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, इधर 0, यहां प्राइस बेटा क्वांटिटी, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। बेटा इक्विलिब्रियम जहां चल रहा है वो पॉइंट ये है P और Q, और ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक बात समझिए, यहां ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये हमारी नेसेसिटी आइटम के लिए बहुत ज्यादा हाई है, तब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और इक्विलिब्रियम प्राइस को बिलो इक्विलिब्रियम फिक्स कर देगी। ठीक है, फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो इसको आप क्या कहेंगे? प्राइस फ्लोरिंग। क्या कहेंगे? प्राइस फ्लोरिंग। अच्छा, जब हम प्राइस सीलिंग की बात करेंगे मेरे बेटे तो क्या करेंगे? प्राइस क्वांटिटी। एक नॉर्मल सा फिर से इक्विलिब्रियम बना लीजिए आप। देखिए हमारा जो अभी इक्विलिब्रियम एम्फसाइज कर रहा है वो कहीं इस पॉइंट पर रिलाई कर रहा है, ये Q, ये P, ये क्वांटिटी। अब बेटा यहां पर किसान को ये एक बेसिक सी बात करें, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ रही है पर इक्विलिब्रियम की कॉस्ट बहुत लो है, तब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी और प्राइस को अबव इक्विलिब्रियम यानी कि P1 पे सपोज फिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? अबव इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। हाँ या ना? तो जब गवर्नमेंट फिक्स करेगी बच्चे तब आप इसको कहेंगे प्राइस फ्लोरिंग। अब एक सवाल ये आता है कि मान लो भैया जब इतनी सप्लाई हाई है मार्केट में तो प्राइस जो है यहां चल रहा था इक्विलिब्रियम का, अब सरकार कह रही है कि आप महंगे में खरीदो। अगर बायर ये कहने लगे जो मार्केट में खरीद रहे हैं होलसेलर वगैरह कि जब हम खरीदेंगे नहीं माल, तो ऐसे में तो किसानों को और ज्यादा नुकसान होगा। कम से कम आधा तो रिक्यूब हो रहा था, है ना? 12 की जगह 6 तो मिल रहे थे सपोज,
पर बेटे सरकार यहां पर एक और प्रावधान करती है कि अगर आपका माल कोई नहीं खरीद रहा तो आप मुझे बेच दीजिए। जो गवर्नमेंट मंडियां होती हैं, सरकारी मंडी, वहां पर आप अपने माल को बेचिए। सरकार आपसे मिनिमम रेट में, मतलब जो फिक्स किया हुआ माल है कि इससे कम में तो बिकेगा ही नहीं, उस रेट में माल को खरीदेगी। अब बात आती है कि सरकार ऐसे माल को क्या करती है, तो बेटा जो माल सरकार खरीदती है उसको डाल देती है वो बफर स्टॉक में। किसमें बेटा? बफर स्टॉक। अब ये क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कंट्रोल की ये जो राशन वगैरह की शॉप है, इनमें जो माल मिलता है वो बफर स्टॉक से निकल के ही बनता है। पर पहली चीज कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है बेटा? देश में कहीं पर भी कभी भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। अगर मान लो कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो वहां के लोग भूखे ना मरे। तो सरकार के पास एक स्टॉक रहता है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं, कि सरकार वो सामान उन गरीब, उन लोगों की मदद के लिए यूज कर सकती है। अच्छा, हर साल ऐसा बनता है तो पुराने साल का माल कहां जाएगा फिर? जैसे मान लो इस साल बफर स्टॉक में रखा, पर इस साल सपोज कुछ भी नहीं हुआ, देश बहुत अच्छा चला, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी कुछ नहीं आई, तो उसका क्या करेंगे? फेंक देंगे। फिर उस माल को सरकार पीडीएस आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन शॉप, जो राशन की शॉप्स होती हैं उसमें फिर वो अगर बफर स्टॉक नहीं यूज हुआ उस साल, तो अगले साल वो माल राशन की शॉप्स में बहुत नॉमिनल रेट पे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग में आते हैं, बीपीएल कार्ड जिनके पास है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, जो इतना अर्न नहीं कर पाते, उनको बहुत नॉमिनल रेट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। क्लियर है? ताकि उनका भी वेलफेयर हो सके और जो किसान हैं उनका भी वेलफेयर हो सके। क्लियर है बेटा? इसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली सीरीज में, जिसमें हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल में भी चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स से क्रिएट करा सके। और अभी तो आप लोगों के एग्जाम भी आ रहे हैं, और ये जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा सेकेंड टर्म का ही कोर्स चल रहा है। तो आई होप आपको बहुत इजीली इकोनॉमिक्स समझ आ रही होगी, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो एक बार दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। थैंक यू।